हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में, जिसका आज हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में दो सब टॉपिक्स हम पॉपुलेशन इकोलॉजी की कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में कि पॉपुलेशन इकोलॉजी होता क्या है। देन हम पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। So a population is a group of individuals of the same species that live together in a region. तो अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन जो होता है वो होता है इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है, जो कि इसकी खास बात ये होती है कि उसमें सेम स्पीसीज होना चाहिए उस ग्रुप में, और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्टिकुलर रीजन में होना चाहिए, और ये एक साथ रहें। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में या किसी एक एरिया में सेम टाइप के स्पीसीज जब ग्रुप में रहते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। तो ये तो हो गई पॉपुलेशन की डेफिनेशन। पॉपुलेशन आल्सो रिफर टू एज बायोलॉजिकल पॉपुलेशन। तो बेसिकली पॉपुलेशन को अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन को हम बायोलॉजिकल पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। Consist of group of interbreeding or potentially interbreeding individuals found in the same space or area at the same time। तो वहां पे क्या होगा कि अगर हम उस पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसको हम बायोलॉजिकल पॉपुलेशन इस तरीके से बोल सकते हैं कि उसमें जो स्पीसीज प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, वो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर पाएंगे, या उनके पास पोटेंशियल एबिलिटी होगी कि वो एक दूसरे से इंटरब्रीडिंग कर पाए। और कहाँ पे? ऐसे जगह पे जहां पे वो पॉपुलेशन यानी कि जो एरिया जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे बात किया कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होंगे ऐसे स्पीसीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो वही बात ये कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होना चाहिए, यानी कि सेम स्पेस जो है वहां पे वो होने चाहिए, और टाइम भी वहां पे सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक के अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, तो पॉपुलेशन जो होते हैं बायोलॉजिकल पॉपुलेशन उसको तब हम बोल सकते हैं जब उनके पास पोटेंशियल एबिलिटी हो इंटरब्रीडिंग करने की उसी सेम स्पेस में और सेम टाइम में। Then the study of population, especially population abundance and how they change over time is called population ecology। तो हम population ecology की अगर बात करते हैं तो जो population की स्टडी होती है कैसे कि कैसे वो चेंजेस कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, उसी को हम बोलते हैं population ecology। यानी कि जैसे जैसे टाइम जो होगा चेंज होता जाएगा, पॉपुलेशंस जो होंगे वो भी चेंज होते जाएंगे, या तो वो घटेंगे या तो वो बढ़ेंगे। It studies the spatial and temporal pattern of the abundance and distribution of organisms and mechanism that produce those patterns। तो यहाँ पे बात ये हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशंस जो हो रहे हैं ऑर्गेनिजम्स का, वो किस तरीके से हो सकता है, तो उसके कुछ मैकेनिज्म है। जैसे कि बात करें हम स्पेशियल और टेम्पोरल पैटर्न में वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो उनका पैटर्न जो है वो देखा जाता है इसमें कि किस पैटर्न से वो जो है ऑर्गेनिजम्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो अबंडेंस में प्रेजेंट है ऑर्गेनिजम्स वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इस पॉपुलेशन में हम इसकी भी स्टडी करते हैं कि उनका पैटर्न भी देखते हैं कि किस पैटर्न में जो इंडिविजुअल्स है उनको कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देन द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, रेगुलेशन एंड डायनेमिक्स ऑफ डेमोग्राफी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, पॉपुलेशन रेगुलेशन के बारे में, उसके डायनेमिक्स के बारे में, या हम डेमोग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो ये तो हो गया ओवरऑल बात पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशंस बोलते किसको है, पॉपुलेशन इकोलॉजी किसको बोलते हैं, कैसे इंडिविजुअल्स जो है वो कैसे पैटर्न में वो कैसे डिवाइड होंगे या कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और हम कैसे पॉपुलेशन इकोलॉजी को समझ सकते हैं। हम बात करेंगे कुछ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। Study a populations by examining how individuals within that population interact with each other and how the population as whole interact with its environment। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया कि कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उन्होंने एग्जामिन किया कि जो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ में। कि उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलप होंगे जो कि पॉपुलेशंस जो है वो जहां पे वो स्पीसीज प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर रीजन में वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, और कैसे वो स्पीसीज जो है या पॉपुलेशन कैसे जो है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसकी स्टडी हम करते हैं।
Population has several characteristics or attributes that are a function of the whole group and not of the individual. तो पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन जो होता है, हमने पहले ही बताया कि पॉपुलेशन जो होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्पीसीज होते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी बोल रहा है कि जो ये पॉपुलेशन होगा उसके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन ये जो है वो फंक्शन करेगा तो वो ग्रुप में ही फंक्शन करेगा। इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करने वाले हैं। तो इसके इस बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टर ये भी हो गया कि जब भी कभी भी वो फंक्शन परफॉर्म करेगा तो वो ग्रुप में फंक्शन परफॉर्म करेगा, इंडिविजुअली वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। देन डिफरेंट पॉपुलेशंस कैन बी कंपेयर्ड बाय मेजरिंग दीज एट्रीब्यूट्स। तो बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशंस होते हैं तो उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके बेसिस पे उनको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। और ये एट्रीब्यूट्स जो हैं, जैसे कि हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, नेटेलिटी के बारे में, मोर्टेलिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस, तो ये सारे बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उस पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हो सकती हैं। तो ये सारे एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें डेंसिटी, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस ये सारे इसमें आ जाते हैं। Then the study of the group characteristics of a population, their change over time and the prediction of future changes is known as demography। तो एक टर्म आया यहाँ पे डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी किसको बोलते हैं? तो द स्टडी ऑफ ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशंस जो ग्रुप में प्रेजेंट है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं चेंज ओवर टाइम, कैसे वो चेंज हो रहा है, प्रिडिक्शंस हम कर सकते हैं कि फ्यूचर में उसके चेंजेस कैसे हो सकते हैं, और ये सारे कई सारे एट्रीब्यूट थे। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन जो है उसका ग्रुप में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसकी हम स्टडी करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डेमोग्राफी। ये तो हो गया बात पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि एक पॉपुलेशन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो मेन पॉइंट इसमें हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो मेन हो जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि डेंसिटी, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये सारी की स्टडी जो है हम वो पॉपुलेशन इकोलॉजी में करने वाले हैं। देन हम आगे मूव करते हैं और पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। जैसे ओवर टाइम द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन में इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अबाउट द सेम आर गो अप एंड डाउन इन साइकिल्स इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो जैसे जैसे टाइम की अगर हम बात करते हैं तो टाइम जैसे जैसे बीतता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है टाइम, उसमें क्या होती है कि कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। इनके एनवायरमेंटल कंडीशंस के बेसिस पे क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होता है वो क्या कर सकता है, या तो इंक्रीज कर सकता है, वो डिक्रीज भी कर सकता है, या तो वो सेम रह सकता है। यानी कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज भी कर सकता है, वो डिक्रीज भी कर सकता है, और सेम भी रह सकता है। और ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर सुटेबल होगा तो पॉपुलेशंस का जो नंबर है, इंडिविजुअल्स का नंबर है जो एक पॉपुलेशन में, वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो वो डिक्रीज कर जाएगा। और इन्वायरमेंटल कंडीशंस अगर कांस्टेंट है तो वहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ इंडिविजुअल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे सेम रहेगा, उसमें कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज जैसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। तो 4 वेरिएबल्स इसके होते हैं पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं इसमें। जैसे कि क्या हो सकता है कि कोई भी पॉपुलेशन इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, या वो वहां पे सेम रहे। तो इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें पहला है बर्थ, दूसरा है डेथ, तीसरा है इमिग्रेशन, चौथा है इमिग्रेशन। तो ये पॉपुलेशन की साइज जो है इन चारों वेरिएबल्स की वजह से क्या होती है, चेंज होती है। वो इंक्रीज भी हो सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है, और वो सेम भी रह सकती है। तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन ए पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय बर्थ एंड इमिग्रेशन। अगर हम पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बात कर रहा है कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, तो बर्थ और इमिग्रेशन जो है वो क्या हो रहा है, वहां पे ज्यादा हो रहा है। देन अगर पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है, यानी कि पॉपुलेशन की साइज जो है वो कम हो रही है, तो वहां पे डेथ और इमिग्रेशन का रेट जो है वो ज्यादा हो जा रहा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बर्थ की, तो बर्थ का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि बर्थ में यानी कि नंबर ऑफ यंग वंस का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है। और डेथ की अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है उनका डेथ जो है यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो ये डेथ की बात कर रहे हैं और बर्थ की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ये चीजें हो गई। इमिग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो इमिग्रेशन जो होता है अराइवल ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम आउटसाइड द पॉपुलेशन। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर ये यहाँ पे एक ये पॉपुलेशन है, ये हमारे पास बहुत सारे पॉपुलेशन थे यहाँ पे।
तो पॉपुलेशन में इमिग्रेशन कहने का मतलब कोई आउटसाइड से स्पीसीज जो होगी, ये मान लो स्पीसीज नंबर 1 है, ये स्पीसीज नंबर 1 आउटसाइड से इस पॉपुलेशन में एंट्री करेगी, इसको हम बोलेंगे इमिग्रेशन। अगर इस पॉपुलेशन से कोई स्पीसीज बाहर निकल के किसी दूसरे जगह पे जाकर के या किसी दूसरे इकोसिस्टम में जाकर के वो सरवाइव करती है, तो वो स्पीसीज जो निकली हुई है उसके प्रोसेस को हम बोलेंगे एमिग्रेशन, यानी कि डिस्टर्ब। तो ये तो हो गई बात इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की। तो अगर बर्थ और इमिग्रेशन ज्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन की साइज वहां पे इंक्रीज करेगी, लेकिन अगर डेथ प्लस एमिग्रेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो वहां पे जो पॉपुलेशन की साइज है वो डिक्रीज कर जाएगी। देन हम आगे मूव करते हैं और हम एट्रीब्यूट की बात अब कर लेते हैं। एट्रीब्यूट में सबसे पहला जो हमारा है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स फंडामेंटल प्रॉपर्टी कॉल्ड डेंसिटी। तो साइज की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी पॉपुलेशन की जो साइज होती है वो रिप्रेजेंट करती है उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को, जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं। तो एक तो डिफिनेशन ये हमारे पास होगी कि कोई भी पॉपुलेशन है उसकी साइज जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि कोई एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी को, जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी। then it is generally expressed as the number of individuals or the population biomass per unit area or volume। तो दूसरा इसका डेफिनेशन हमारे पास ये हो जाएगा कि कोई भी इंडिविजुअल का नंबर जो होता है या पॉपुलेशन का बायोमास की अगर हम बात करते हैं और किसी पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम में एट ए पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये दोनों डेफिनेशन इसकी हो गई। देन टू टाइप ऑफ डेंसिटीज आर डिस्क्राइब। तो दो टाइप के डेंसिटीज जो होती है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है क्रूड डेंसिटी, दूसरा जो होता है स्पेसिफिक, यानी कि या इसी को दूसरे टर्म में बोलते हैं इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो क्रूड डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्रूड डेंसिटी इज द डेंसिटी पर यूनिट ऑफ टोटल स्पेस। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है टोटल स्पेस का पर यूनिट जो है वॉल्यूम, वो क्रूड डेंसिटी बता रही है। Generally, populations do not occupy all the spaces as a whole because all area may not be habitable. Hence, density per unit habitat space is called specific density. तो क्रूड डेंसिटी जो होती है वो टोटल स्पेस को ऑक्युपाई करती है, यानी कि यहाँ पे टोटल स्पेस को ऑक्युपाई करती है। और स्पेसिफिक डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो हैबिटेबल स्पेस होता है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल स्पेस पर यूनिट टाइम में देखा जाता है और यहाँ पे हैबिटेबल स्पेस पर यूनिट टाइम में देखा जाता है, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं। तो इस क्रूड डेंसिटी और स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी में हमारा मेन डिफरेंस ये हो गया कि क्रूड डेंसिटी में टोटल स्पेस देखा जाता है, जबकि स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी में जो हैबिटेबल प्लेस होते हैं उसको देखा जाता है। यानी कि अगर हम इसको दूसरे टर्म में समझने की कोशिश करें तो हमारे पास एक ये मान लो इकोसिस्टम है, तो इसका जो पूरा एरिया यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया जो इसकी क्रूड डेंसिटी को डिफाइन कर रहा है कि इस मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो क्रूड डेंसिटी बताता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्पीसीज जो है वो पूरे एरिया में प्रेजेंट हो। वो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, वो यहाँ पे हो सकती है और वो यहाँ पे हो सकती है। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है या यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है या ये स्पेस जो है ये खाली है, तो जो हैबिटेबल प्लेस हमारे पास यहाँ पे ये इतने जो है वो हैबिटेबल प्लेस हो गए। तो इस प्लेस को हम काउंट करेंगे, ना कि हम पूरे इस वॉल्यूम को हम कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके की डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा स्पेसिफिक डेंसिटी हो जाता है, और इस तरीके की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्रूड डेंसिटी हो जाता है। देन इट इंक्लूड्स ओनली दैट पोर्शंस ऑफ टोटल स्पेस दैट कैन बी कॉलोनाइज्ड बाय द पॉपुलेशन। तो वही बात कर रहा है कि वो वही एरिया यानी कि हैबिटेबल प्लेस को ही केवल क्या कर रहा है, कॉलोनाइज कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है उसके रहने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी। देन हम आगे मूव करेंगे, बात करेंगे कि हम कैसे कोई भी पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट मेथड। तो अगर हम प्लांट स्पीसीज की बात करते हैं कि प्लांट स्पीसीज के डेंसिटी को हमको डिटरमाइन करना है तो हम क्वाड्रेट मेथड का यूज करते हैं। वही हम एनिमल डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे
तो उसमें हम क्या करेंगे, कैप्चर रिकैप्चर मेथड एक है, उसको हम देखने वाले हैं। तो ये दोनों ही मेथड हम देखेंगे। यानी कि अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफाइन करें बॉटनी और जूलॉजी के टर्म में, तो ये बॉटनी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट मेथड हो जाता है। वहीं अगर जूलॉजी की बात करते हैं तो उसमें जो कैप्चर रिकैप्चर मेथड होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों हम बारी बारी से इसको समझ लेने वाले हैं। कोऑर्डिनेट मेथड क्या होता है? तो ये कोऑर्डिनेट इज ए फ्रेम दैट इज लेड डाउन टू मार्क आउट ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कम्युनिटी टू बी सैंपल्ड। तो क्वाड्रेट जो होता है एक सिंपल एक फ्रेम होता है। मान लेते हैं हम एक ये, जैसे ये हमने ये क्या बना लिया, एक फ्रेम बना लिया। तो इस तरीके का एक फ्रेम होता है, उसको हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में मान लेते हैं कि ये एरिया हमारा यहाँ पे, ये इतना एरिया हमारा है। तो इस एरिया में क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर फ्रेम को यानी कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट को उठा करके हम कहीं पे इसको डाल देंगे। और इसमें क्या करेंगे हम कि इस स्पेसिफिक एरिया के जो कम्युनिटी होंगे, जो इसमें स्पीसीज प्रेजेंट होंगे, अलग अलग टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या करेंगे, मार्क आउट कर लेंगे। Then within the coordinate frame, the occurrence of plant is recorded using an appropriate measures and of abundance। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इस फ्रेम की उससे हेल्प से। और हम ये इसमें क्या करते हैं, इसको हम जहां कितना अबंडेंस में वो वहां पे कोई स्पीसीज प्रेजेंट है उसको हम मेजर कर लेते हैं। Then quadrates may be square, rectangular or circular and they may be of any appropriate size। तो अगर हम क्वाड्रेट की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेट हमारा स्क्वायर शेप भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, या किसी भी अप्रोप्रिएट साइज का हो सकता है। जैसे 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, या 2 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, या इंटू 3 मीटर स्क्वायर। तो साइज जो होगी इसकी क्वाड्रेट की वो क्या होगी, वो वेरी होती रहेगी अकॉर्डिंग टू नीड। और जो शेप की अगर हम बात करेंगे तो शेप हमारा स्क्वायर शेप भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगुलर में हमने बनाया है तो रेक्टेंगुलर में ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। The coordinate method can be used in virtually any vegetation type to quantify the plant community। तो coordinate मेथड से हम क्या कर सकते हैं, coordinate मेथड को हम यूज करते हैं और वहां पे हम ये पता लगा सकते हैं कि वहां पे वेजिटेशन का टाइप क्या होगा उस प्लांट कम्युनिटी में। देन however some vegetation type are best sampled using their technique। तो वहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं कि इस टेक्निक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि वहां पे हम वेजिटेशन का सैंपलिंग पता लगा सकते हैं कि वहां पे कौन कौन सी टाइप की वेजिटेशन जो है वो प्रेजेंट हैं। देन बिकॉज ए सिंगल कोऑर्डिनेट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू सैंपल ये कम्युनिटी एडिक्वेटली, रिपीटेड कोऑर्डिनेट सैंपल्स आर टेकन। तो बात ये हो रही है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट उठा करके एक बार हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर डालते हैं तो उससे हमको उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं लग पाता है। तो उसकी वजह से क्या हम काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ये ब्रॉड एरिया हमारे पास है, तो ब्रॉड एरिया हमारे पास है और हमारे पास क्या है कि हम अगर मान लो यहाँ पे डालते हैं, एक कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे डाला, लेकिन हमको क्या हुआ कि बस इस पर्टिकुलर रीजन का हमको पता चल पाया, ये एरिया पूरा हमारा छूट गया। तो इसको हम क्या करते हैं, कई बार इसको हम रिपीट करते हैं, यानी कि कई बार हम इस एरिया में कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे। और इसको डालने के बाद में क्या होगा कि हमको डालने के बाद में जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी वो क्या होंगी, रिपीट होंगी। और वहां पे हमको देखने को मिलेगा कि जब अलग अलग हम कोऑर्डिनेट डालेंगे तो नई नई स्पीसीज हमको मिलती जाएंगी। और जैसे ही स्पीसीज जो है नई मिलनी बंद हो जाएंगी, यानी कि अब हम ये पता लगा सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज वहां पे, या टोटल टाइप ऑफ स्पीसीज के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल कितने टाइप की स्पीसीज उस कम्युनिटी में प्रेजेंट है, ये हम इस कोऑर्डिनेट मेथड से पता कर सकते हैं। And typically the community is divided into sub areas dependent on topography, aspect, their physical features and apparent floristic differences, and these are sampled separately within sub areas, coordinate or locality randomly। तो वही हम बात कर रहे हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम प्लांट की कम्युनिटी को हम पता लगा सकते हैं। जैसे उसकी हम क्या कर सकते हैं, सब एरिया के ऊपर हम डिपेंड रह सकते हैं, कभी कभी हम सब एरिया देख लेते हैं, या कुछ उसके फिजिकल फीचर्स को हम कभी कभी देख लेते हैं, जैसे कि जो फ्लोरिस्टिक डिफरेंसेस होते हैं उसको देख लेते हैं, या हम क्या काम करते हैं, जो सैंपल्स जो होते हैं उसको हम सेपरेटली देख लेते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में हम टाइप ऑफ स्पीसीज और नंबर ऑफ स्पीसीज को इस कोऑर्डिनेट मेथड से हम पता लगा सकते हैं। देन दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग अप्रोच इंश्योर्स ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ ए डिफरेंट फिजिकल एंड फ्लोरिस्टिक
फीचर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो यही ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर सैंपलिंग अप्रोच से यानी कि कोऑर्डिनेट मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि हम ये पता लगा सकते हैं कि उसमें कैसा जो फिजिकल कंडीशंस है वो किस तरीके से डिफरेंट है और जो उसके फ्लोरिस्टिक फीचर्स है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो किस टाइप के हैं। देन दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो इसको हम एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। यानी कि हम ये सैंपलिंग मेथड तो यूज कर रहे हैं लेकिन ये सैंपलिंग मेथड कैसा है, रैंडम है। यानी कि पर्टिकुलर बड़ी सी हमारे पास क्या है, एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में हमारे पास एक कम्युनिटी है। अब कम्युनिटी में क्या करना है कि हमको नंबर टाइप ऑफ स्पीसीज और नंबर ऑफ स्पीसीज के बारे में पता लगाना है, या हमको क्या करना है उसकी डेंसिटी के बारे में हमको उसको डिटरमाइन करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको रैंडम सैंपलिंग मेथड यूज करते हैं। यानी कि कोई फिक्स नहीं है कि हमको यहीं यहीं पे उठा करके इस कोऑर्डिनेट को रखना है, कोई ये फिक्स नहीं है। हम रैंडम प्लेस को सिलेक्ट करेंगे और वहां पे हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को लेट डाउन करेंगे और वहां पे हम जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है उनको हम काउंट डाउन कर लेंगे। देन वंस कलेक्टेड द सैंपल डाटा फ्रॉम ऑल कोऑर्डिनेट आर एडेड टुगेदर एंड आर कंसीडर्ड टू कंस्टिट्यूट एन एडिक्वेट सैंपल ऑफ द कम्युनिटी। तो यही हम बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कई बार हमने कोऑर्डिनेट को फेंका, जैसे Q1 फर्स्ट सैंपलिंग किया, Q2 किया, Q3 किया, Q4 किया और Q5 किया। तो इसमें जो स्पीसीज हमारी थी, ये मान लियो हमारे पास स्पीसीज है, तो स्पीसीज नंबर 1, स्पीसीज नंबर 2, स्पीसीज नंबर 3, स्पीसीज नंबर 4 या स्पीसीज नंबर 5 और स्पीसीज नंबर 6 की बात करें तो हम टोटल हमको जब हमने कोऑर्डिनेट नंबर 1 ढूंढा तो हमारी ये स्पीसीज जो थी वो प्रेजेंट थी। यानी कि मान लीजिए हमारे पास ये यहाँ पे 9 स्पीसीज थी, ये टोटल 8 स्पीसीज थी, ये हमारे पास 5 स्पीसीज थी। देन क्वाड्रेंट नंबर 2 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 4 स्पीसीज थी, ये 2 थी, ये 1 थी, उसके बाद 2 स्पीसीज हमको नहीं मिली, 2 एंड 3 मिली। देन उसके बाद क्वाड्रेंट नंबर 3 में गए तो यहाँ पे 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन उसके बाद यहाँ पे 9 मिल गई। और क्वाड्रेंट 4 और 5 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, वैसे ही 6, 4, 5, 2, 1, 8 इस तरीके से। तो हमको ये पता चला कि जो जब हमने क्वाड्रेंट नंबर 1 को लेट डाउन किया तो वहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज हमको कितनी मिली, 3 ही मिली। लेकिन क्वाड्रेंट नंबर 2 में हमको क्या पता चला कि जो ये 3 स्पीसीज पहले से प्रेजेंट थी वो तो थी ही, हमारे पास 2 नई स्पीसीज और यहाँ पे हमको मिल गई। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। देन हम क्वाड्रेंट नंबर 3 में गए तो हमको नई स्पीसीज जो है एक और मिल गई यहाँ पे, और जो पुरानी स्पीसीज थी वो तो हमारे पास प्रेजेंट थी। लेकिन हम क्या करें, थोड़ी सी और आगे बढ़े जब हम उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, तो हमको देखने को ये मिला कि जो अब स्पीसीज जो है वो कोई भी नई नहीं मिल रही है। यानी कि अब हम ये बता सकते हैं कि जो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ स्पीसीज है यानी कि कम्युनिटी की बात करें कि कम्युनिटी में कितनी स्पीसीज अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है, वो टोटल नंबर में कितनी है, 6 स्पीसीज उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एक बार हम पूरा का पूरा सैंपल डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको ऐड करेंगे, देन हम उस कम्युनिटी के बारे में हम पता लगाएंगे कि उसमें कितने सैंपल्स प्रेजेंट हैं। इस तरीके से हम इसको पता लगा सकते हैं। देन when sampling vegetation using quadrates, different measures of abundance can be quantified to assess the influence or importance of each species in that quadrate। तो अगर हम बात करते हैं सैंपलिंग वेजिटेशन की इस क्वाड्रेट मेथड से, जो कि हमने उसको क्या किया है, उसको हमने उसको हमको मिला है रिजल्ट के तौर पे, तो क्या क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मेजर्स आर ऑफ अबंडेंस कैन बी क्वांटिफाइड। तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है उनके अबंडेंस के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं कि कैसे किस तरीके से उसका अबंडेंस है और वो कैसे जो है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो दूसरे स्पीसीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस तरीके से हम इसको पता लगा सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं इसके, तो एग्जाम्पल में जैसे क्वाड्रेट की साइज की अगर हम बात करते हैं तो द साइज ऑफ क्वाड्रेट दैट इज अप्रोप्रिएटली डिपेंड ऑन द लेयर और टाइप ऑफ वेजिटेशन बीइंग सैंपल्ड। तो वो जो इसकी जो इसका साइज की अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेट की, तो क्वाड्रेट का साइज जो है वो वेजिटेशन के टाइप के ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे हम बात करते हैं वेजिटेशन में मॉसेस की अगर हम बात करते हैं तो 10 into 10 सेंटीमीटर लेते हैं। हर्बेसियस अगर हम वहां पे अगर कम्युनिटी है तो 31.6 into 31.6 सेंटीमीटर लेते हैं। अगर फॉरेस्ट फ्लोर हर्ब है तो 1 into 1 मीटर लेते हैं। अगर सर्व्स है तो 3.16 into 3.16 लेते हैं। अगर फॉरेस्ट या ट्री है तो 10 into 10 मीटर का हम यहाँ पे क्वाड्रेट का साइज लेते हैं। तो साइज जो है वो भी वेरी कर सकता है, यानी कि साइज साइज एंड शेप
दोनों जो है वो क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। यानी कि वेरिएशंस जो है साइज और शेप दोनों में हमको देखने को मिलेगी। ये क्वाड्रेट का जो शेप है ये तुम्हारा क्वाड्रेंगुलर है, लेकिन वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो ट्रायंगल में भी हो सकता है, वो किसी भी शेप में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये केवल क्वाड्रेंगल में हो। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट मेथड, जिससे कि हम पॉपुलेशन की डेंसिटी को डिटरमाइन करेंगे कि उस पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है या उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं। देन पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक और टेक्निक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं मार्क कैप्चर रिकैप्चर मेथड। तो ये मार्क रिकैप्चर टेक्निक, इसको हम देख लेते हैं। So ecologists can not count all the individuals in a population if the organisms move too quickly or are hidden from view। तो इकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि इकोलॉजिस्ट क्या 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 काम करते हैं कि वहां पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं तो उनको पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं। किसी भी पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उसको ये पूरी तरीके से काउंट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मूव भी कर सकते हैं वहां से, उस पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है वहां से वो मूव आउट करके बाहर भी जा सकते हैं या अपने आप को वो छुपा भी सकते हैं। तो पूरी तरीके से जो इंडिविजुअल्स को काउंट करना किसी भी पॉपुलेशन में बहुत ही मुश्किल हो जाता है इकोलॉजिस्ट के लिए। देन तब क्या काम करते हैं इन सच केसेस? तो इस केस में रिसर्चर्स ऑफन यूज द मार्क कैप्चर मेथड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज। तो इस केस में जो रिसर्चर्स थे उन्होंने क्या किया कि एक मेथड को अप्लाई किया जिसको बोलते हैं मार्क रिकैप्चर मेथड, और इससे इन्होंने क्या किया कि पॉपुलेशन की साइज को डिटरमाइन किया। तो इसके कई सारे स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्मॉल रैंडम सैंपल ऑफ पॉपुलेशन इज कैप्चर्ड। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये एरिया है, इस एरिया में कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे या कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले मानते हैं कि यहाँ पे से कुछ सैंपल्स को हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ से सैंपल कलेक्ट किए 100 को हमने कलेक्ट किया यहाँ से। देन मार्क एंड रिलीज टू डिसअपियर विद इन द जनरल पॉपुलेशन। फिर इसको क्या किए, इस 100 वाले को हम क्या कर दिए, मार्क कर दिए। यहाँ पे हमने सारे पे मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में इस मार्क वाले को वापस इस पॉपुलेशन में इन्होंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक, ये दो स्टेप हो गया। देन मार्क इंडिविजुअल्स मिक्स फ्रीली विद अनमार्क इंडिविजुअल। तो ये मार्क वाले इंडिविजुअल्स जो होंगे और इसमें जो पहले से पॉपुलेशंस और प्रेजेंट हैं उसमें ये मार्क वाले क्या करेंगे, मिक्स हो जाएंगे पूरी तरीके से। देन पॉपुलेशंस इज रीसैंपल्ड, सैंपल टू आर रीसैंपलिंग। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से रीसैंपल करेंगे। तो सैंपल टू की अगर हम बात करते हैं तो मार्क प्लस अनमार्क इंडिविजुअल। अब यहां से ये तो हमारा हो गया सैंपल नंबर, सैंपल 1, ये हुआ हमारा सैंपल 1। सैंपल नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से क्या करेंगे, फिर कुछ इंडिविजुअल्स को हम निकालेंगे बाहर। मान लेते हैं हमारे पास 50 इंडिविजुअल्स को हमने बाहर निकाला, तो ये हो गया सैंपल नंबर 2। अब इस सैंपल नंबर 2 में जो हमने पॉपुलेशन 100 यहाँ पे मार्क करके छोड़ा था, तो इस पॉपुलेशन जो इन्होंने ये इंडिविजुअल्स को निकाला है, इसमें से कुछ मार्क भी आएंगे और कुछ अनमार्क भी आएंगे। तो इसको हम आगे समझते हैं। जैसे पहला स्टेप है मार्क, तो दूसरा है इसका रिलीज, तीसरा है रिकैप्चर। तो यहाँ पे अदर नेम की अगर हम बात कर लेते हैं तो कैप्चर रिकैप्चर मेथड भी इसको बोलते हैं, लिंकन पीटरसन इंडेक्स इसको बोलते हैं, देन कैप्चर मार्क मेथड बोलते हैं, मार्क रिकैप्चर बोलते हैं, साइट इनसाइट बोलते हैं, मार्क रिलीज कैप्चर बोलते हैं और मल्टीपल सिस्टम एस्टिमेशन बोलते हैं। तो ये इसके कई सारे नाम हैं। तो अगर इस नाम से भी अगर आपको कहीं पे कुछ आता है तो आप समझ जाइए कि वो मार्क रिकैप्चर टेक्निक ही है। तो हम यहाँ पे क्या किए कि हमारे पास सैंपल नंबर 1 जो था वो कितना आया, हमारे पास कितना था, हमने वहां पे डिटरमाइन किया था 100। देन सैंपल नंबर 2 की अगर हम बात किए थे तो उसमें था 50, जिसमें मार्क वाले भी थे और अनमार्क वाले भी थे, ये दोनों थे उसमें, मार्क वाले भी थे और ये अनमार्क वाले भी थे। तो ये सैंपल नंबर 1 था 100 और सैंपल नंबर 2 था 50। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला जो यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि कैसे इस फार्मूले में रख करके हम पॉपुलेशन की साइज को पता लगा सकते हैं। तो ये फार्मूला है नंबर इन अ फर्स्ट सैंपल। तो फर्स्ट सैंपल में हमने नंबर कितना लिया था, 100। देन नंबर ऑफ सेकंड सैंपल, सेकंड सैंपल में हमने नंबर कितना लिया, 50।
50 को निकाला। देन उसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है नंबर इन सेकंड सैंपल प्रीवियसली मार्क। तो इस 50 में से मार्क और अनमार्क दोनों थे। मान लेते हैं हमारे पास 10 जो थे इस 50 में से वो मार्क थे और 40 जो थे वो अनमार्क थे। इस तरीके से ये पॉपुलेशन दूसरी बार में हमने ये काउंट किया। तो यहाँ पे टोटल जो होगा मार्क वाला होगा सेकंड सैंपल में, वो हो जाएगा 10। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये 0 से 0 यहाँ पे ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा टोटल 500। तो ये इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जो एरिया था उसमें टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो है 500। इस तरीके से इस मेथड से और इस फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। So the methods assumes that marked and unmarked individuals have the same probability of being captured or sampled। तो यही बोल रहा है कि अगर हम दूसरी बार, मान लो कि पहली बार हमने निकाला सैंपल साइज 100 था, दूसरी बार में हमने सैंपल साइज निकाला जो कि था 50 और उसमें मार्क और अनमार्क जो थे वो एक मार्क वाले 10 थे और अनमार्क वाले 40 थे। तो ये कर सकता है कि हमारे पास सेम प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्क और अनमार्क वाले हमको सेम मिले, ये भी हो सकता है। और उसके बाद में भी और भी चीजें डिपेंड कर सकती हैं कि वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। वो हमारा जो मोर्टेलिटी और नेटेलिटी इन दोनों के ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये एक और हम एग्जांपल के तौर पे जैसे हम बात करते हैं, तो जैसे हमने पॉपुलेशंस, एक कोई पॉपुलेशन था वहां से हमने क्या किया कि ये सारे के सारे हमने क्या कर लिया, एक पॉपुलेशन में 2 4 6 8 10 मान लो 10 स्पीसीज को हमने निकाला। वहां से 10 स्पीसीज को निकालने के बाद में हमने उस पर मार्क कर दिया। ये जो रेड कलर का है वो मार्क दिखाई दे रहा है। देन हमने क्या किया कि इसको 10 जो मार्क किए थे हमने उसको हमने क्या किया कि उसी पूल में फिर वापस हमने डाल दिया। फिर पता चला कि वो प्रॉपर मिक्स हो गया और दूसरी बार जब हमने 10 निकाला तो 10 में से 2 4 5 जो थे, ये 5 जो थे वो मार्क थे और हमारे पास 5 जो थे वो अनमार्क थे, कुछ इस तरीके से। तो वही बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी सेम हो सकती है मार्क और अनमार्क वाले की, यानी कि 50-50% प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, यानी कि अगर टोटल की अगर हम बात करते हैं तो 10 हमने लिया था पहले वाले में, दूसरे वाले में भी हमको 10 मिला था और अगर मार्क की बात करें तो 5 मिला हुआ था। तो इस तरीके से अगर हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 20, यानी कि टोटल जो साइज हमारी है उस पॉपुलेशन की ये 20 है। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, ये मार्क रिकैप्चर टेक्निक यूज करके इस फार्मूले से हम पॉपुलेशन की डेंसिटी को पता कर सकते हैं। तो हमने दो तरीके से डेंसिटी को पता करने की कोशिश किया, एक हमारा था कोऑर्डिनेट मेथड और दूसरा हमारा था मार्क रिकैप्चर टेक्निक। तो आई थिंक ये पहला पार्ट पॉपुलेशन इकोलॉजी का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।